हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट शुरू करते हैं। चैप्टर 3 क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आंसर पार्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो बिना सर्च किए एक ही जगह पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। मैच द क्लाइमेटिक फैक्टर विद देयर इफेक्ट्स। तो आपको बुक में दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी में क्लाइमेटिक फैक्टर दिए गए हैं, उनके इफेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए मैच करेंगे। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड से क्या होता है? क्रिएट डिफरेंट क्लाइमेट इन द नॉर्थ एंड साउथ। जैसे ही लेटीट्यूड चेंज होता है उसी के साथ साथ क्लाइमेट भी चेंज होता चला जाता है नॉर्थ और साउथ में। ठीक है। एल्टीट्यूड, जैसे कि आपने पढ़ा था, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या करता है? कीप्स हायर प्लेसेस कूलर। किसी जगह की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी मीन सी लेवल से, वो स्थान उतना ही एल्टीट्यूड उसको ठंडा बनाए रखता है। प्रॉक्सिमिटी टू द ओशियन, समुद्रों के, महासागरों के पास होना। तो ये क्या करता है? मॉडरेट्स द टेम्परेचर, आसपास के टेम्परेचर को मॉडरेट, कंट्रोल करके रखता है। ना ज़्यादा गर्मी होने देता है, ना ही ज़्यादा ठंड होने देता है। नाउ मानसून विंड्स, मानसूनी हवाएं। ब्रिंग वेट एयर टू द इंडिया ड्यूरिंग समर। ये गर्मियों में भारत में वेट एयर, गीली नमी वाली हवा लेके आती है, जिससे हमारे यहाँ मानसूनी बारिश होती है। Now question number 2, answer the following questions. A, what is the difference between weather and climate? तो अब आपको वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो हमारा आंसर है, वेदर इज ए डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले वेदर के बारे में। तो जो वेदर होता है, जिसको हम मौसम कहते हैं, वो हमारे वातावरण की, एटमॉस्फेयर की रोज़मर्रा की स्थिति है, डे टू डे की कंडीशन है। जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा हो गई, हवा हो गई। ठीक है। तो वेदर क्या हुआ? हमारा डे टू डे की कंडीशन एटमॉस्फेयर की। वाइल, जबकि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। जैसा कि आपने बुक में पढ़ा भी है। अब जो जलवायु होती है, क्लाइमेट होता है किसी भी जगह का, वो क्या होता है? एवरेज वेदर होती है, बहुत सारे दिनों का एवरेज निकाल के, ठीक है, उस स्थिति का, एक लंबे समय का, यूजुअली 30 ईयर्स और मोर। आमतौर पर 30 साल या उससे अधिक में मापा जाता है। ठीक है, कि भाई इन दिनों में यहाँ पे इस तरह का रहता है, उसका पूरा एवरेज निकाला जाता है डे टू डे वेदर का, वहाँ पे अप टू 30, मिनिमम 30 ईयर्स का। वेदर कैन चेंज क्विकली बट क्लाइमेट रिमेन्स फेयरली स्टेबल। तो जो वेदर होता है वो डे वाइज है, डेली का है, तो वो क्या जल्दी जल्दी बदल सकता है। लेकिन जो जलवायु होती है वो बहुत लंबे टाइम की है, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की। तो उस वो क्या रहती है? बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, इतनी जल्दी से चेंज नहीं होती है किसी भी जगह की क्लाइमेट्स। नाउ वाई डू प्लेसेस नियर द ओशन हैव माइल्डर टेम्परेचर एंड देन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम इट? तो जो ओशन के पास की जगह होती हैं उन पे टेम्परेचर माइल्डर मतलब हल्का, ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, एक मॉडरेट सा क्यों रहता है, जबकि जो उसके दूर के प्लेसेस हैं उनकी अपेक्षा, जो उससे ओशन से दूर पड़ते हैं प्लेस। तो इसका आंसर है, प्लेसेस नियर द ओशन हैव माइल्डर टेम्परेचर बिकॉज वेदर हीट्स अप सॉरी वाटर हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली। जैसा कि आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि समुद्र का पानी क्या होता है? देर से गर्म होता है और धीरे धीरे, और देर से ही फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता है। यही इसका रीज़न है कि जो समुद्र के पास के जगह होती हैं उनके जो टेम्परेचर है वो माइल्डर रहता है, हल्का रहता है। दिस मीन्स कोस्टल एरिया स्टे वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। इसी के कारण जो समुद्र के किनारे के एरिया हैं वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं, एज कंपेयर टू
इनलैंड प्लेसेस विच एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, जो दूर दराज के स्थान होते हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि उनमें जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, आइदर एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा या एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। नाउ कम टू सी, व्हाट रोल डू मानसून विंड प्ले इन अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, जो मानसूनी हवाएं हैं वो भारत के क्लाइमेट को अफेक्ट करने में कैसा रोल प्ले करती हैं। आंसर रहेगा मानसून विंड्स आर विंड पैटर्न दैट चेंजेस डायरेक्शन सीजनली, तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो मौसमी रूप से अपनी दिशा बदलने वाली हवाएं होती हैं। इन समर मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम द ओशन टू द लैंड एंड ब्रिंग हैवी रेनफॉल एसेंशियल फॉर फार्मिंग इन इंडिया। अब गर्मियों के मौसम में ये जो हवाएं होती हैं वो समुद्र से, सागर से क्या है, भूमि की ओर चलती हैं, लैंड की ओर, और भारत में कृषि के लिए जरूरी भारी वर्षा लाती हैं। इन विंटर द विंड्स रिवर्स एंड ब्रिंग ड्राई वेदर फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, और सर्दियों में अब जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा उल्टी हो जाती है, अब ये लैंड से समुद्र की ओर सूखी हवा लेके जाती है। कम टू नेक्स्ट, वाई चेन्नई वार्म एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर वाइल ले इज कोल्ड, तो आपको बताना है कि जो चेन्नई है वो गर्मी हो या पूरे साल गर्म ही रहता है, जबकि लेह जो है वो पूरे साल ठंडा ही रहता है। अब ऐसा क्यों है? नाउ चेन्नई इज वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर बिकॉज इट इज़ नियर द सी, तो चेन्नई पूरे साल गर्म या बहुत गर्म क्यों रहता है? क्योंकि ये समुद्र के पास है। विच मॉडरेट टेम्परेचर एंड प्रिवेंट एक्सट्रीम कोल्ड, जो कि यहाँ के टेम्परेचर को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है और बहुत अधिक ठंडा यहाँ नहीं होने देता है। Now Leh is cold because it is located at the high altitude in the mountain where temperature is generally low। अब जो लेह है वो इसलिए ठंडा होता है क्योंकि यह पर्वतों में बहुत ऊंचाई पर, हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है, जहाँ टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर कम रहता है जनरली। जैसा कि आपने पढ़ा भी है कि टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, वो आप पूरा चैप्टर के में जब पढ़े आप, हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने अच्छे से उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ रखी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक, आपकी बुक के लास्ट में जो इंडिया का मैप दिया गया है उसको आप देखिए। आइडेंटिफाई द क्लाइमेट ऑफ 3 सिटीज, लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी एंड जयपुर, सॉरी दी सिटीज। तो आपको इनमें से जो सिटी दी गई है लेह, चेन्नई, दिल्ली, पणजी और जयपुर, इनके क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करना है। इज द प्लेस नियर द सी, इन द माउंटेन और इन द डेजर्ट, तो इसमें से कौन से प्लेस कहाँ पे पड़ते हैं, सी के पास में, माउंटेन्स में या डेजर्ट में। हाउ डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट देयर, और किस तरह से ये फैक्टर वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। चलिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। लेह इज इन द माउंटेन्स, लेह कहाँ पे आपको सबको पता है, माउंटेन रेंज में है, हिमालयन रेंज में। हैज ए कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट, वहाँ पे कैसा है, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान जैसी जलवायु है वहाँ पे। मेकिंग इट्स वेदर कोल्ड एंड ड्राई, जिसकी वजह से वहाँ का मौसम ठंडा और सूखा होता है। चेन्नई इज नियर द सी ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड हैज ए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, अब जो चेन्नई है वो समुद्र के पास है और हमारे पूर्वी तट पे है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, आपने ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट पढ़ा है, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, चिपचिपी, और सूखा ड्राई क्लाइमेट होता है। सो इट इज़ वार्म एंड ह्यूमिड, इसलिए वहाँ क्या बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हवा में ह्यूमिडिटी होती है। दिल्ली इज़ इन द प्लेन्स, दिल्ली कहाँ पे है, मैदान में है। फार फ्रॉम द ओशियन एंड हैज एक्सट्रीम वेदर विद हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, तो ये समुद्र से काफ़ी दूर है जहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और सर्दियाँ काफ़ी ठंडी होती हैं। नाउ पणजी इज ए कोस्टल सिटी इन गोवा एंड एक्सपीरियंस मॉडरेट टेम्परेचर विद गुड रेनफॉल, अब जो पणजी है वो गोवा का एक समुद्र तटीय शहर है जहाँ पर मीडियम मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मध्यम तापमान, और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अच्छी होती है।
Now Jaipur is in the desert area of Rajasthan, so it is very hot summer and dry conditions. तो जैसा कि आप सबको पता है, जयपुर क्या है, हमारे राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में है। वहाँ पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं और मौसम सूखा रहता है। तो बीइंग नियर द सी और एट द हायर एल्टीट्यूड अफेक्ट टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न इन दीज सिटीज़। तो किसी स्थान के किसी भी प्लेस का समुद्र के पास होना या बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर होना वहाँ के तापमान और जो बारिश का पैटर्न है उसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। नाउ ड्रॉ द मानसून साइकिल इन समर एंड विंटर ऑन ए मैप ऑफ इंडिया। तो आपको इंडिया का मैप लेना है, उस पर आपको मानसून साइकिल है समर में और विंटर में उसको ड्रॉ करना है। लेवल वेयर द विंड्स ब्लो इन द समर एंड विंटर, शो द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग द मानसून। तो आपको जो विंड की ब्लो है उसकी डायरेक्शन को लेबल करना है समर में और विंटर में, और विंड की आपको डायरेक्शन बतानी है मानसून सीजन में। इसको रेड मैंने इसलिए छोड़ा है कि आपका आंसर नहीं है, बट ये आपको करना क्या है उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो वो तो आप मैप में ही करोगे पूरा। इन द समर मानसून विंड ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टुवार्ड्स द इंडियन लैंड मास। तो जो गर्मियों में मानसूनी विंड चलती है, मानसूनी हवाएं चलती हैं, वो साउथ वेस्ट से जो हमारी इंडियन लैंड है, भारतीय भूमि है, उसकी ओर चलती हैं। आपने देखा होगा जैसे बुक में। तो कैरिंग मॉइस्चर फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल कोजिंग हैवी रेन्स। तो ये क्या करती है, अपने साथ में अरब सागर से और बंगाली खाड़ी से नमी लेकर आती है और भारी वर्षा कराती है यहाँ पे इंडियन लैंड में। इन विंटर द विंड रिवर डायरेक्शन एंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टुवार्ड्स द सी। अब जो सर्दी होती है वहाँ पर हवा की दिशा क्या है, बदल जाती है। अब वो नॉर्थ ईस्ट से समुद्र की ओर चलती है और ब्रिंगिंग ड्राई वेदर टू इंडिया। ठीक है, जिससे भारत में ड्राई मौसम आ जाता है। सर्दियों में आपने देखा होगा आपकी बॉडी ड्राई फील करती है, सूखी महसूस करती है। आप लोग सभी वैसलीन वगैरह या बॉडी लोशन यूज करते हो। तो बाकी ड्रॉ आप खुद से करिए मैप लेके, उसमें इनकी डायरेक्शन आपको पता है किधर साउथ वेस्ट होता है और किधर नॉर्थ ईस्ट है। तो आपको आसानी हो जाएगी किधर से आपको किधर को विंड की डायरेक्शन समर में और विंटर में बनानी है। नाउ मेक ए कलरफुल पोस्टर शोइंग फेस्टिवल्स इन इंडिया लिंक टू फार्मिंग एंड वेदर। ठीक है, जैसे कि बैसाखी हो गया, ओणम हो गया, तो आपको एक कलरफुल पोस्टर बनाना है जिसमें भारत के फेस्टिवल दिखाइए। उन फेस्टिवल को दिखाइए जो कि फार्मिंग से लिंक्ड है या फिर वेदर से लिंक्ड है, जैसे कि बैसाखी हो गया, ओणम हो गया। ऐड पिक्चर्स ऑफ ड्राइंग ऑफ दीज फेस्टिवल्स। या तो आप उनकी पिक्चर ऐड कीजिए प्रिंट आउट लेके, या फिर आप खुद से उनकी फेस्टिवल्स की ड्राइंग बनाइए। तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कर सकते हो। सम इम्पोर्टेंट इंडियन फेस्टिवल लिंक टू फार्मिंग एंड वेदर आर बैसाखी सेलिब्रेटेड इन पंजाब। तो भारत के कुछ जो प्रमुख त्यौहार हैं जो खेती और मौसम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पंजाब में बैसाखी है। ठीक है, पंजाब टू वेलकम द हार्वेस्ट। वहाँ पे किसके लिए किए जाते हैं, वो नई फसल आती है, फसल की कटाई का स्वागत करने के लिए। तो यह फार्मिंग से जुड़ा हो गया। ओनम इन केरल मेकिंग द एंड ऑफ द मानसून सीजन, ये आपके उससे जुड़ा हो गया वेदर से। ओनम मनाया जाता है केरल में, जो कि मानसून के अंत का सिंबल होता है कि ठीक है मानसून खत्म हो गया। पोंगल इन तमिलनाडु टू थैंक द सन गॉड फॉर गुड हार्वेस्ट, ये भी आपका फार्मिंग से रिलेटेड है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। ये सूर्य देव को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छी फसल दी। एंड मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एज हार्वेस्ट फेस्टिवल। और जो मकर संक्रांति है जो कि 14 जैन को मनाया जाता है, पूरे इंडिया में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल उत्सव है। दीज फेस्टिवल्स ऑफन इंक्लूड ट्रेडिशनल सेरेमनीज। तो इन त्योहारों में ट्रेडिशनल सेरेमनी जैसे कि डांसेस, ऑफरिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड ग्रेटिट्यूड टुवार्ड्स नेचर। तो इनमें क्या क्या किया जाता है, नाच गाना होता है, कृषि और प्रकृति, फार्मिंग और नेचर के प्रति लोग अपना आभार प्रकट करने वाली रस्में शामिल करते हैं, होती हैं इनमें। तो इसका पोस्टर खुद से बनाइए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इमेजिन यू आर ए फार्मर इन इंडिया। तो आप इमेजिन करिए भारत में आप एक किसान हैं।
राइट ए शॉर्ट डायरी एंट्री अबाउट हाउ यू वुड प्रिपेयर फॉर द रेनी सीजन। तो आपको एक छोटी सी डायरी लिखनी है जिसमें आप बताएंगे कि आपने मानसून सीजन के लिए कौन सी तैयारियां कर रखी हैं। आंसर, टुडे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई फील्ड फॉर द रेनी सीजन। तो आज मैंने वर्षा ऋतु की तैयारी के लिए अपने खेत को तैयार करना शुरू कर दिया। आई क्लियर्ड ऑल द वीड्स एंड प्लो द लैंड डीपली टू हेल्प द सोयल एब्जॉर्ब वाटर बेटर। तो मैंने सारी जो घास खरपतवार थी उसको साफ कर दिया और मिट्टी को गहराई से प्लो कर दिया, जोत दिया, ताकि पानी अच्छे से वो सोख सके। क्योंकि अगर मिट्टी को आप प्लो नहीं करेंगे अच्छे से तो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर से बह जाएगा इधर उधर। आई मेड श्योर माई इरीगेशन चैनल्स वेयर क्लीन टू सो दैट वाटर कैन रीच द कोप्स इजीली। तो मैंने अपनी सिंचाई वाली नालियाँ, जो कि सिंचाई की नालियाँ होती हैं जिनमें पानी चलता है इधर से उधर खेतों में, वो भी अच्छी तरह से साफ़ कर दी है ताकि पानी आसानी से फसलों तक पहुंच सके। आई आल्सो स्टोर्ड इनफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर टू शो वंस द रेन बिगिन। तो मैंने बीज और खाद भी इकट्ठा कर लिए हैं ताकि बारिश शुरू होते ही मैं बुआई शुरू कर सकूं। आई प्रे दैट दिस मानसून ब्रिंग गुड रेनफॉल सो दैट माई क्रॉप्स ग्रो हेल्दी एंड हार्वेस्ट इज प्लेंटीफुल दिस ईयर। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि जो इस बार का वो मानसून है बहुत ही अच्छा है, ताकि मेरी जो फसलें हैं वो हेल्दी रहें और मुझे अच्छी पैदावार उससे मिल सके। Now come to the last question. Question number 7. Identify a natural disaster. Example: cyclone, flood, landslide, forest fire, and write a short essay that include the cause of impacts. तो आपको इनमें से कोई सी भी एक नेचुरल डिजास्टर को आइडेंटिफाई करना है जो दी गई है, साइक्लोन, फ्लड, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, और उनके बारे में एक शॉर्ट एसे लिखना है। और उसके क्या क्या इंक्लूड करना है, कॉज और इम्पैक्ट को भी आपको इंक्लूड करना है। सजेस्ट एक्शन दैट इंडिविजुअल, कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट कैन टेक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। और इस किसी भी त्रासदी के इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो इंडिविजुअल है, पूरी कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, उसको कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसे ऑन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड। हमने फ्लड चूज किया है, आप किसी भी एक पे लिख सकते हैं, साइक्लोन पे भी लिख सकते हैं, लैंडस्लाइड पे भी लिख सकते हैं, फॉरेस्ट फायर या कोई और भी क्लाइमेटी जो आपको नेचुरल क्लाइमेटी लगती हो, डिजास्टर लगती हो। तो चलिए शुरू करें। फ्लड अकर व्हेन वाटर ओवरफ्लो इन रिवर्स और हैवी रेन्स कोज वाटर टू एक्यूमुलेट इन लो लाइंग एरियाज। तो सबसे पहले आप बताओगे बाढ़ आती कब है। तो बाढ़ तब आती है जब नदियों का जो पानी होता है, वाटर फ्लो होता है, वो बढ़ जाता है, वाटर फ्लो और उसका लेवल, ठीक है, या भारी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई जिससे जो नीचे के एरिया हैं उनमें पानी जमा हो जाता है। नीचे के एरिया मतलब जो भी किसी भी सिटी जगह पे थोड़े से नीचे वाले डाउन साइड एरियाज हैं। Causes of flood include excessive monsoon rains, overflowing rivers, deforestations that reduce soil absorption, and poor drainage system. तो बाढ़ के कारणों में कई सारे कारण हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, नदियों का उफान बढ़ जाए, वनों की बहुत ज़्यादा कटाई करें जिससे मिट्टी पानी नहीं सोख पाती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक में कि जो ज़मीन के अंदर पानी जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, वो पेड़ों की जड़ें उसको आसानी से पहुंचा देती हैं नीचे ज़मीन में, ठीक है। या फिर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये सब चीज़ें इसके रीजन में शामिल हैं। अपने रीजन दे दिया, पहले तो आपने बता दिया कि आती क्यों है, फिर आपने रीजन भी दे दिए। तो फ्लड कोज लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू होम्स एंड क्रॉप्स, स्प्रेड डिजीज एंड डिसरप्ट डेली लाइफ। अब देखिए, जैसे ही बाढ़ आएगी उसके आने से बहुत ज़्यादा लोगों का जान का और माल का नुकसान होगा, घरों और फसलों की उनको हानियाँ होंगी, बीमारी बहुत बड़े लेवल पे बीमारियाँ फैलेंगी क्योंकि कंटिन्यूस पानी भरा रहेगा, उसमें कहीं मच्छर, कहीं कीड़े, कहीं मकोड़े, बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पैदा होंगे और पूरी जो लाइफ है वो डेली लाइफ वो डिसरप्ट हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड। अब बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए वो बताया ना क्या करना चाहिए। इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल शुड अवॉइड बिल्डिंग ऑन रिवर बैंक्स। तो व्यक्तियों को नदी के किनारे पर घर नहीं बनाना चाहिए। कम्युनिटीज को क्या करना चाहिए, कम्युनिटीज मस्ट प्रैक्टिस प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल टू कीप ड्रेनेज क्लीन।
तो जो पूरा एक समुदाय होता है, कम्युनिटी होती है, उसको अपना कचरा प्रबंधन सही करना चाहिए, जिससे कि जल निकासी के जो रास्ते हैं वो साफ रहने चाहिए, क्योंकि इधर उधर कचरा फेंकेंगे तो अल्टीमेटली वो बारिश में पूरा बह के ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। एंड द गवर्नमेंट शुड बिल्ड डैम्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगर उन्हें लग रहा है कि कोई जगह नीची है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश आने से ऊपर के पहाड़ों का या ऊंची जगह का पानी आ जाएगा, तो ऊंची जगह पे उनको डैम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, जिससे कि वो कुछ हद तक उसको बाढ़ को कंट्रोल कर सकें। रिजर्वोयर्स बनाने चाहिए बड़े बड़े, अगर कोई ज़्यादा गहरी जगह है उसमें बहुत बड़ा तालाब खुदवा दे। एंड इफेक्टिव वार्निंग सिस्टम, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक इफेक्टिव वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि किसी भी डिजास्टर का पहले से लोगों को आप वार्न कर सको, बता सको कि भाई ये डिजास्टर के आने की संभावना है, तो आप सतर्क हो जाइए। प्रिपेयर इमरजेंसी प्लान्स एंड एजुकेटिंग पीपल अबाउट फ्लड सेफ्टी आर आल्सो इम्पोर्टेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। और जो इमरजेंसी प्लानिंग्स है, आपकी आपातकालीन योजनाएं हैं, वो बनाना और लोगों को बाढ़ सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना, एजुकेट करना भी जरूरी है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है अगर बाढ़ आ जाती है, तो ताकि जो जीवन है लोगों का और संपत्ति है उसकी रक्षा की जा सके, लाइव्स, लोगों के जीवन की और प्रॉपर्टी की। तो इस तरह से हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपको आसानी से एक ही जगह पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।